हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आज है 30 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। सबसे पहले एक दिन पहले का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल चेंजेस, ये इस बार की थीम है। इसके अलावा फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए तीन शुभंकर लॉन्च किए हैं। ये तीनों मस्कट है कलच द बाल्ड ईगल, मेपल द मूस और जायू द जैगुआर। इसके अलावा आप जानते हो 3 देशों में आयोजित किया जाना है इस बार फीफा वर्ल्ड कप। कौन कौन से वो देश हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत के प्रसिद्ध मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भारत का पहला एआई बेस्ड कमांड सेंटर खोला जा रहा है। इसके अलावा 2030 तक संवृत्त ईंधन चक्र वाला विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू किया रूस ने। ये 2030 तक शुरू करेगा, मतलब इन्होंने अपना प्रोजेक्ट काम शुरू कर दिया है। और 20 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधांशु वत्स। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आयुष मंत्रालय ने प्रयास नाम का एक नया एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र यानी कि न्यू इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है। और पाक की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसके पास में वहाँ पर भारत का पहला डुगोंग रिजर्व जो है खोला गया था 2022 में ही। अब इसको वैश्विक मान्यता भी मिल चुकी है। इसके अलावा कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 दिया गया और इसमें अमसी प्रसन्न कुमार ये अवार्ड जीते हैं। आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन, ठीक है। अच्छा, वन लाइनर जो होती है ये अरत्ताई चैनल पर भेजी जा रही है। आप अरत्ताई चैनल ज्वाइन कीजिए और अरत्ताई ऐप पहले डाउनलोड करोगे, उसके बाद नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर क्लिक करके पहुँच सकते हो। या फिर जब डाउनलोड कर लेना तो वहाँ पर एमजेटी एजुकेशन लिख कर सर्च करना, तुरंत ही आपको अपना चैनल मिल जाएगा अरत्ताई ऐप पर। खैर, एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब आपको मिलती है। और टेलीग्राम पर पीडीएफ डिटेल में मिल जाती है, तो टेलीग्राम से डिटेल वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें क्यों दी जाती हैं, इसका कारण भी यही है कि एक ही जगह पर होता रहेगा तो एक तो बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, भीड़ हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। जिसको अरत्ताई वाली चीज़ चाहिए यानी कि वन लाइनर वाला चाहिए वो अरत्ताई पर जुड़े, जिसको डिटेल पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर जुड़े, और जिसको चाहिए कि क्विज सॉल्व करना है वो एमजेटी ऐप से जुड़े, ठीक है। चलिए, बाकी एमजेटी ऐप पर सब कुछ कैटेगरी वाइज सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाता है। पहला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित हुए क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भाई इंडिया ने जीत लिया है, और वो भी रिकॉर्ड 9वीं बार जीता हुआ है खिताब, पाकिस्तान को हरा करके। पाकिस्तान की इतनी फजीहत की गई इस मैच में कि क्या ही बताएं। खैर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ, और जिस प्रकार से एशिया क्रिकेट कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे मोहसिन नकवी, जिस प्रकार से उनका प्लान था, जिस प्रकार से उन्होंने सिस्टमेटिक शेड्यूल डिसाइड किया था कि कैसे कैसे आयोजित होगा। आपको मैंने बताया था ना एक बाइकआउट वाली वीडियो में कि ये लोग चाहते ही थे कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल तक खेले। एक्चुअली जब क्रिकेट मैच होता है तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान टीम को मिलता है। मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ा ही हुआ, अपने लिए तो खैर आईपीएल ही उतना कमवा देता है खिलाड़ियों को और बीसीसीआई को, तो उतना बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड कप से उतना इंडिया टीम नहीं कमा पाती है जिसका कई गुना ज़्यादा वो आईपीएल से कमा लेती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए एक ही सहारा बचा हुआ, तो ये इस हिसाब से शेड्यूल वगैरह बनाए थे कि ये लोग फाइनल पहुंचते ही पहुंचते। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता भी चलेगा, क्योंकि आप खुद ही देख लो, भारत से ही 2 बार लगातार हार चुकी है पाकिस्तान, उसके बाद भी ये फाइनल भारत से ही खेली है ना। तो खैर, फाइनल हुआ जैसे तैसे करके, लेकिन जब हुआ तो भारतीय टीम ने अच्छे से जवाब भी दिया। 9वां एशिया कप का खिताब था, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया 9 से 28 सितंबर तक, और संस्करण इसका 17वां था। मतलब 17 बार में 9 बार अकेले भारत ही जीती है। 50% से ज़्यादा का रेशियो है ना, विनिंग रेशियो। खैर, तिलक वर्मा भारतीय मैच के ये विजेता रहे, मैन ऑफ द मैच रहे।
और इस बार शर्मा नहीं चले तो वर्मा चल गए, है ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे, ये पूरे टूर्नामेंट में भारत को जिताते रहे, 314 रन बनाए। सबसे अधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिया, 17 विकेट लिया, अकेले 17 विकेट है। और जो प्रीमियम बॉलर थे उनके उनके प्रीमियम बॉलर से ये लगभग दोगुना, मतलब आप समझो कि उनके 10 विकेट और इनके 17 विकेट थे। खैर, एशिया कप की स्थापना 1984 में हुई थी। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है। मोहसिन नकवी इसके अध्यक्ष हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, मोहसिन नकवी। और इन पर अभी आरोप क्या लगे हैं कि ये ट्रॉफी लेकर के चले गए। अच्छा, भारतीय टीम ने ट्रॉफी का भी बहिष्कार किया। अगर पूछा जाएगा तो ये भी ध्यान रखना, जो लोग क्रिकेट से नहीं इंटरेस्टेड हैं उनको शायद ना पता हो। भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तानी हैं ये, और ये एसीसी के अध्यक्ष हैं। भारतीय टीम ने कहा हम इनके हाथ से तो नहीं लेंगे ट्रॉफी, है ना, मोहसिन नकवी के नाम से के हाथ से। तो ये भी ध्यान रखना। बीसीसीआई ने इन पर केस भी करने की बात की हुई है क्योंकि ये लोग मेडल और ट्रॉफी लेकर के अपने यहाँ चले गए। 29 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? ये तो कहो मैच लाइव आता है, नहीं तो ये लोग अपने यहाँ ट्रॉफी ले जाकर उसकी रैली भी निकालते, कहते ये देखो ट्रॉफी जीत करके आए हुए हैं, है ना। शाहिद अफरीदी आ जाते पहले कि देखो ट्रॉफी ले आए हैं। यहाँ असली बात पता चल गई कि लाइव चल रहा है तो कि भारतीय टीम ने लिया ही नहीं ट्रॉफी, क्योंकि तुम्हारे हाथ से नहीं लेना है ना। चलिए, 29 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? तो इस बार की थीम है डोंट मिस द बीट। डोंट मिस द बीट, अपनी धड़कन को मिस मत करो, है ना। ऐसा नहीं, वो गाना है ना, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया बाबू तो मर जाओगे। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दिल की धड़कन रुकने ना पाए, इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, प्रॉपर डाइटिंग से, प्रॉपर सेहत का ध्यान रख करके, इन सब हिसाब से ये दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। खैर, ज्ञान ही देना आसान है, फॉलो करना नहीं। 24 सितंबर सन 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लिए एक टेस्ट होता है। अगर आप अपना मतलब हार्ट वगैरह को चेक कराने जाते हो तो एक टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ईसीजी वगैरह टेस्ट आपका होता ही है जब आप मेडिकल कराने जाते हो तो, है ना। तो विश्व स्तर पर हृदय दिवस मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, एंटोनियो बेडे लूना। ओके, अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें हम लोग तो आप जानते हो कि ये 7 अप्रैल को स्थापित हुआ था 1948 में, डब्ल्यूएचओ जिसे कहते हैं, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और 7 अप्रैल को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं, टेड्रोस एधनोम, लिख लो। अगला, तो ये प्रमुख दिवस हैं। कल मैंने आपको दिवस तो आपको रिवीजन करवाया ही था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल आखिरी दिन इसको अच्छे से पूरा पूरा 1 महीने का कवर कर लेंगे। सितंबर 2025 में बिहार की किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला? तो बिहार की 2 साइट को रामसर साइट का दर्जा मिला है, एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर लगा देंगे, ये बिहार की आर्द्र भूमियाँ हैं, यानी वेटलैंड्स हैं। पहले आगे कुछ मैं बताऊं इससे पहले आप समझ लो ये आर्द्र भूमि या रामसर साइट होता क्या है। रामसर साइट है क्या? रामसर साइट या स्थल है क्या? रामसर स्थल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी लिस्ट, एक ऐसी सूची जहां पर दुनिया भर के जो आर्द्र भूमियां हैं दुनिया भर के देशों में, उनको संरक्षित करने के लिए वो इस लिस्ट में शामिल की जाती हैं। भारत में सबसे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था, याद रखना, चिल्का झील इज द फर्स्ट इंडियन रामसर साइट, ठीक है, या रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना। अब तक कितनी रामसर साइट भारत में हो चुकी हैं? तो 93 रामसर साइट भारत में ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, इसकी शुरुआत बहुत पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि वो डेट इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को 1971 में, 2 फरवरी को 1971 में 1971 में क्या हुआ था? एक वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि का कन्वेंशन हुआ था। और इसीलिए ये दिन चुना गया 2 फरवरी का, जब से क्या किया जाने लगा? 2 फरवरी से क्या किया जाने लगा भैया? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, याद रहेगा? फिर से सुन लो, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में
ये पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए जब दर्जा दिया जाता है तो इसे रामसर साइट कहते हैं, वही रामसर, ईरान के रामसर से। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि इस याद में मनाते हैं। अब आते हैं इन 2 साइट पर जो कि बिहार की हैं। ये दोनों किस किस जिले से हैं? तो गोकुल जलाशय जो है ये है बक्सर जिले से, और पश्चिम चंपारण जिले से है उदयपुर झील। तो इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया चिल्का झील, और 93 अब टोटल हो गए हैं रामसर साइट। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात, संकल्प बैच का आज आखिरी दिन है। आज नवरात्रि ऑफर का भी आखिरी दिन है। अगर आपको एमजेटी ऐप की कोई सी भी ई बुक चाहिए, कोई सा भी वीडियो कोर्स चाहिए, तो आज ही आज का आखिरी मौका है जब आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कूपन कोड में यूज करना है दुर्गा। दुर्गा कूपन कोड यूज करके आप इसका डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके मिलेगा। इससे बेस्ट आपको करंट अफेयर का कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ में आपको ये मूल विधि की ई बुक ले लेनी है अगर आप यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई या दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि ये 3 नए कानून आए हैं और तीनों नए कानून पर कहीं पर भी इससे ज़्यादा डिटेल ई बुक नहीं है अवेलेबल। तो आप इसको अभी के लिए ले सकते हो मात्र 49 में। आज के बाद से यानी कल से इसका प्राइस 99 हो जाएगा, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी हमारी ई बुक और वीडियो कोर्सेज हैं, इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप से जाकर। ठीक है, अगला, हाल ही में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष जो हैं ये बनाए गए मिथुन मनहास। मिथुन मनहास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये भारत में क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो उसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? ये रोजर बिन्नी की जगह पर आए हैं। रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा, तो इनकी जगह पर आए हुए हैं। इनको अनअपोज्ड चुना गया, मतलब निर्विरोध चुना गया है। इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था। तो ये रोजर बिन्नी की जगह पर आएंगे। रोजर बिन्नी अभी अगस्त महीने में इस्तीफा दे दिए थे, है ना। अब उनकी जगह पर राजीव शुक्ला जो हैं वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन मैंने वो क्वेश्चन इसीलिए नहीं किया आपको, मतलब वैसे ही वर्बली बताया था, इसीलिए नहीं क्योंकि ये अभी अंतरिम है, परमानेंट कोई नियुक्ति होगी ही तो कन्फ्यूजन ना बढ़ जाए, क्योंकि वो डाटा सब ई बुक में जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना, अब बन गए हैं नए मिथुन मनहास। ठीक है, ये अंतरिम थे 1 महीने के लिए। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह और को अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति में, जो सिलेक्शन कमेटी होती है जो सिलेक्ट करती है सिलेक्टर्स, उनमें वरिष्ठ चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष मैंने बताया ही। एक और जरूरी बात, अभी बीसीसीआई के इसी हेडक्वार्टर में यानी वानखेड़े स्टेडियम में क्या हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में क्या हुआ था कि जो सुनील गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर का नाम आप जानते हो, सनी, सुनील गावस्कर का और शरद पवार की स्टैचू लगाई गई। इसके अलावा और क्या किया गया? एक म्यूजियम खोला गया शरद पवार के नाम से, ये भी याद रखना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है डीआरडीओ को। डीआरडीओ वही है भाई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बनाई हुई मिसाइलें जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोहराम मचा दी थी, है ना। डीआरडीओ ने ही बनाया है सब। तो इसको मिला है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मतलब ये बिजनेस लाइन को चेंज मेकर ही कर दिया है, पूरा तरीके से चेंज करके रख दिया है। खैर, ये अवार्ड दिया जाता है हर साल, जो कुछ ऐसा पूरा का पूरा माहौल ही बना करके चेंज करके रख देते हों, ऐसे में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे संगठन को दिया जाता है। माहौल कैसे इन्होंने बना दिया? देखो, अपने पास है एक ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोगों ने बेचा किसको? फिलीपींस को। इसकी वजह से भारत अब एक्सपोर्टर बन गया है हथियारों का, मिसाइलों का। मतलब हथियार में तो हम लोग छोटे छोटे पहले पार्ट्स बेचा करते थे, है ना। जो मिसाइल के इक्विपमेंट्स हुए या हथियारों के अन्य इक्विपमेंट्स हुए, जैसे हेलमेट हो गया या बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह हो गया, इन सब में हम लोग बहुत आगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत का बुलेट प्रूफ जो है दुनिया में सबसे बेस्ट बुलेट प्रूफ माना जाता है। भारत ने बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया है। लेकिन भारत जो है मिसाइल वगैरह या फाइटर जेट बेचने लगे तो ये बड़ी बात होगी। तो अभी फाइटर जेट तो नहीं, लेकिन मिसाइल हम लोगों ने बेचा है। किसको बेचा है? ब्रह्मोस, वो भी बेचा है। और टेस्टिंग करके ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भी दिया है दुनिया को कि कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता। हम लोगों ने फिलीपींस को बेचा है। किसको? फिलीपींस को। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। $300 मिलियन में
$300 मिलियन में हम लोगों ने बेचा है फिलीपींस को, फिलीपींस को, ठीक है ना। क्या बेचा है? ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते हो, ये ब्रह्मपुत्र और रसिया, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की और रसिया की मॉस्कोवा नदी, दोनों का संयुक्त नाम है मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मोस नाम पड़ा है, ठीक है, क्योंकि भारत और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। खैर, ये पुरस्कार जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में साथ में दिया गया, आइकॉनिक चेंज मेकर का, और डीआरडीओ को दिया गया बिजनेस लाइन चेंज मेकर का। तो इसके अलावा डीआरडीओ के मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम के डायरेक्टर जनरल हैं राजा बाबू उम्मा लेनेनी, इनको ये अवार्ड मिला, इन्होंने रिसीव किया है। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर का ये 7वां आयोजन था, 7वीं बार दिया गया, जो कि इस बार मिला डीआरडीओ को। ये भी याद रखना, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भी एक अवार्ड मिला है इसी के साथ ही। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, समीर वीर कामत इसके अध्यक्ष। अगला, भारत ने सितंबर 2025 में निम्न में से किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को रिटायर किया, यानी विदाई दी? तो भारत ने अभी सितंबर 2025 में फाइनली मिग-21 को रिटायर कर दिया है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इससे, बहुत सारे युद्ध भी जीते हैं, भारत को गर्व भी महसूस कराया है, बहुत सारे परिवारों की मतलब क्या कहें दुख का कारण भी बना है। कारण इसका ये है कि देखो, अगर कोई पायलट है, कोई सैन्यकर्मी है, अगर वो युद्ध में शहीद होता है तब तो एक गर्व का भी विषय रहता है, हालांकि लॉस तो होता है फैमिली का, लेकिन एक गर्व का होता है चलो युद्ध लड़ते हुए जीते। लेकिन क्या हो जब इसकी गलती ही ना हो, उसके बाद भी वो मारा जाए, तब तो बड़ा दुख होता है ना। तो मिग-21 ने जो है, इसकी दिक्कत ये थी, इसे उड़ता ताबूत कहते थे, उड़ता ताबूत कहते थे। भाई जब अपने ज़माने में ये बना था तब तक के लिए तो ठीक था, ये 1960 के दशक का है, सोचो 1960 के दशक में तो हम लोगों ने लिया था, ये 1950 के दशक में ही रूस ने यूज़ किया था, और उसके बाद फिर हम लोग को बेचने का प्रस्ताव दिया था। 1963 में जाकर के भारत ने खरीदा रूस से, और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको खरीदते गए। ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाला फाइटर जेट है, लेकिन अब इसको रिटायरमेंट देना पड़ा। इसके बहुत सारे क्रैशेस की घटनाएं आ रही थी, इसलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे, फ्लाइंग कॉफिन। अब तक ये सैकड़ों पायलट्स को मार चुका है, मार चुका मतलब कि क्रैश हो गया, उसमें उनके निधन हो गया है, तो इसे इसीलिए फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे। खैर, समय के साथ साथ भारत अपग्रेड होता रहा, हालांकि इसमें भारत बहुत स्लो रहा, बहुत स्लो है भी अभी अभी भारत को बहुत तेज़ी से और फाइटर जेट्स खरीदने हैं। भारत की रक्षा डील पर मैंने आपको 3 बार बताया हुआ है कि 3 डील हुई है बड़ी बड़ी, राफेल की ही खास करके, है ना। बाकी तेजस तो तेजी से शामिल किया ही जा रहा है, लेकिन राफेल की भी 3 डील हुई है, अभी मैं आगे बताऊंगा। खैर, इसको रिटायरमेंट दी गई बाकायदा सम्मान से, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 65 का जंग हो, या फिर अपना ये 71 का जंग हो, 71 का जंग हो, या फिर 99 का हो, कारगिल वार, मतलब बहुत बार ये इसने भारत को गर्व महसूस कराया हुआ है। तो अब मिग-21 रिटायर हो रहा है। अच्छा जी, 1963 में भारतीय सेना में शामिल हुआ, बाकी मैंने आपको सब फैक्ट बता ही दिया है। एक और ज़रूरी बात देखिए, अभी मिग-21 का जो अंतिम परिचालन इकाई था स्क्वाड्रन नंबर 23 का, पैंथर्स नाम का, वो अब सक्रिय सेवा से रिटायर हुआ है, ये अंतिम स्क्वाड्रन था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ, जो डील हुई है राफेल वाली, तो राफेल की डील जो हुई है ना, राफेल राफेल क्या है भाई? राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन का, ध्यान रखना, 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है, ठीक है ना। 4.5 5G नहीं है, 5G तभी होगा जब वो स्टील होगा, कई बार ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये 4.5 जनरेशन का है, ठीक है। अभी 5G फाइटर जेट बनाने में अमेरिका, चाइना, रसिया ऐसे ही देश हैं। तो खैर, राफेल की को बनाता कौन है? डसाल्ट एविएशन, डसाल्ट एविएशन। ये कहाँ की कंपनी है भाई? ये है फ्रांस की कंपनी। कहाँ की? फ्रांस की कंपनी। तो यानी कि डील होगी तो किससे होगी? फ्रांस के सरकार के साथ डील होगी राफेल की, राफेल फाइटर जेट की। अच्छा जी, एक और चीज़, इसकी 3 डील हुई है भारत से। भारत ने 2016 में खरीदे थे, 2016 में खरीदे थे सबसे पहले 36 राफेल। ये डील क्लोज हो चुकी है, सारे राफेल अपने पास हैं। इसके बाद अभी 2023, 24 और 25 तक 3 सालों तक बातचीत चलती रही, तो उसके बाद फिर 2024 ले लो कि एक डील फाइनल हुई मरीन राफेल के लिए। मतलब ये कितनी संख्या में आई थी? ये 26 संख्या में आई थी, राफेल मरीन, राफेल एम, ठीक है। तो 2024-25 में ये डील क्लोज हुई है
तो अब राफेल मरीन यानी कि नौसेना के लिए लिया जाएगा, मरीन यानी समुद्री, तो ये समुद्री राफेल लिए जाएंगे। इसके बाद अभी भारतीय वायुसेना ने प्रस्ताव दिया है, ठीक है ना, 2025 में प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ मैं प्रस्ताव ही लिखूंगा क्योंकि जब डील क्लोज होगी तब का डेट लिखना सही रहेगा। 114 कितना, 114 राफेल की और ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना ने कहा हमें 114 और राफेल चाहिए। तो पहले 36 थे अपने वायुसेना के पास, इसके बाद 114 और चाहिए, नौसेना के पास 26 जाएगा। ठीक है, ये कितनी की हुई थी, 63,000 करोड़ की, और ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा। तो ये बात राफेल की है, इसे याद रखना। अगला, आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर किस राज्य में खोला है? तो आयुष मंत्रालय ने खोला है। अभी आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित किया गया गोवा में, वहीं पर गोवा में ही इन्होंने खोला है। क्या खोला है? IORCC यानी इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर। तो आयुष मंत्रालय, आयुष के बारे में फिर से मैं बताऊं, आयुष मतलब A फॉर आयुर्वेदा, और Y फॉर योग चिकित्सा, U फॉर यूनानी चिकित्सा, S फॉर सिद्ध चिकित्सा, और H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ये है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगल गोवा के दौरान जब आयोजन किया गया था तो भी ये हुआ। और इसी में मैंने आपको बताया कि इस बार आयुर्वेद दिवस फिक्स कर दिया गया है। अभी कल ही तो मैंने आपको बताया आयुर्वेद दिवस अब फिक्स कर दिया गया है। कब कर दिया भाई? 23 सितंबर को अब से मनाया जाएगा। पहले धन्वंतरी जी की जयंती पर मनाते थे। और कल जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था तब आपको बताया था कि प्रयास नाम का एक नया इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है। इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक, अगला, सितंबर 2025 में किसको टाटा मोटर्स का MD और CEO बनाया गया? टाटा मोटर्स MD और CEO इसके बने हैं शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा इसके नए MD और CEO बने हैं। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ये होंगे लीडरशिप में। 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। किसकी जगह पर आए हैं? PB बालाजी की जगह पर, PB बालाजी की जगह पर आए हैं। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का हिस्सा है। 1945 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर, और CEO शैलेश चंद्रा। अगला, भारत ने किस देश को हराकर 7वां SAFF अंडर-17 फुटबॉल का खिताब जीता है? सैफ अंडर-17, सैफ मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशिया का के देश इसमें खेलते हैं। तो ये 7वां इसका अंडर-17 का था। जीता कौन? भारत जीतेगा भाई, भारत जीतेगा। लेकिन पूछा गया है किस देश को हरा कर जीता, तो भारत ने बांग्लादेश को हराया। देखो ये बेटे लोग हैं ना, अंडर-17 है, बच्चे लोग हैं, तो बच्चों ने भी अपनी टीम बनाई। इन्होंने भी क्या किया, जो पाकिस्तान का बच्चा है यानी अपना जो पोता है उसको हराया। तो बाप लोगों ने पहले बेटे को हराया, और इधर इधर अंडर-17 वाली टीम ने और अपने अपने जो समकक्ष वाले हैं उनको हराया, है ना। एक ही दिन दो चीज़ें आई, तो अंडर-17 सैफ चैंपियनशिप जीत गया है भारत। फिर इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबो में, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था 27 सितंबर को। और कोच कौन है पूछा जाएगा? कोच, तो कोच है बिबियानो फर्नांडिस। बिबियानो फर्नांडिस बतौर कोच अपना 5वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जितवा चुके हैं। अभी मई 2025 में अंडर-19 का हुआ था, वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था, अंडर-19 वाला भी। और अब अंडर-17 वाला भी जीत लिया है भारत ने। क्लियर है ना? सैफ का फुफा मैंने आपको बता ही दिया, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला, हाल ही में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जीते हैं 7 मेडल, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडल रहा है किसका? शीतल देवी का। शीतल देवी चर्चे में रही, छाई रही पूरा। शीतल देवी वही हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से निशाना लगाती हैं, लेकिन इतना सटीक निशाना कि ओलंपिक में भी जीता, पैरालंपिक में भी इन्होंने जीता था गोल्ड, और यहाँ भी इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप था, इसमें एक बार फिर से इतिहास रचा है शीतल देवी ने। 18 ने कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली ये पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज बनकर इतिहास रचती हैं। ठीक है, तो आर्मलेस मतलब कि हाथ नहीं है उनके। तोमन कुमार दूसरा गोल्ड जीते हैं, तीसरा गोल्ड शैलेश कुमार जीते हैं। टोटल 3 गोल्ड आया हुआ है, 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज आया हुआ है। तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। और आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में।
कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। डेली करंट अफेयर आप रोजाना देखा करो, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी। ठीक है, अब एक और जरूरी बात जो आज आपके लिए आखिरी है कि दुर्गा कूपन कोड अगर यूज करोगे तभी आप ऑफर का फायदा उठा पाओगे आज 50% का, नहीं तो कल से ये प्राइजेस डबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आधे दाम पे मिल रहे हैं। तो जाइए, जो भी ई बुक लेना हो या वीडियो कोर्स लेना हो, चाहे किसी सब्जेक्ट का चाहे किसी के एग्जाम का, तो आप वो जाकर MZT ऐप पर ले सकते हो और दुर्गा कूपन कोड यूज करना। ठीक है, अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की? ये भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन कल, तो आपने बताया 2022, बिल्कुल सही है। फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है 23वां फीफा वर्ल्ड कप निम्न में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? ध्यान रहे क्वेश्चन, बताइए आंसर। ठीक है, भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कल की वीडियो से दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।